आज है 8 तारीख 8 जनवरी 2025। हम लोग एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एमसीक्यू कर रहे हैं क्लास 10th का, जो मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है। अब इसी में क्वेश्चन जो है, जो हमेशा आने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी का सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है जब वह वस्तु, देखिए थोड़ी सी बात हम यहाँ पर करते हैं उत्तल और अवतल लेंस। ठीक है, यहाँ पर अगर कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाए, इसके सिवा वास्तविक नहीं बनाए, तो ऐसा जो लेंस होगा वो होगा अवतल लेंस। दर्पण के बारे में नहीं कह रहा हूँ, अवतल लेंस। लेकिन जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस, ये लेंस के द्वारा आपको काल्पनिक साथ ही साथ वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है। कौन? उत्तल लेंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन कही गई कि उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब, तो काल्पनिक भी प्रतिबिंब होती है और वास्तविक होती है। तो कहाँ पर हम वस्तु को रखेंगे जब उसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनाए? तो देखिए, आप इसको आंसर दीजिए खुद से, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से कि ये अगर लेंस हो, ये अगर एफ और यहाँ पर होगा 2f, इसी प्रकार से ये साइड भी f और ये साइड हो जाएगा 2f। तो जब हम वस्तु को रखते हैं f और सेंटर के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो यहाँ से एक किरण आता है जो जाता है फोकस से, और दूसरा इधर 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 दोनों कभी नहीं कटेगा। कहाँ कटेगा? पीछे बढ़ाने पर। तो पीछे बढ़ाएंगे तो ये हमेशा कैसा प्रतिबिंब बना? काल्पनिक। तो वही कह रहा, कहाँ पर आपने वस्तु को रखा? एफ और पी के बीच में, यानी कि कहाँ पर? एफ और पोल के बीच में। तो क्वेश्चन क्या होगा कि फोकस पर रहती है? नहीं, फोकस दूरी से कम। तो रियली फोकस दूरी तो इतना बड़ा हो गया, इससे कम दूरी पर रखे है ना, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? बी। ठीक है, कि उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है वो कब बनता है? जब वस्तु को हम लोग फोकस दूरी से कम पर रखते हैं तब। देखिए, इसमें से आपको कुछ समझाया गया होगा कि कहाँ पर रखेंगे तो कब बनेगा। देखिए, सबसे पहले हम कुछ पढ़ लेते हैं इसमें कि उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब के बारे में, कि कब हम कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखें, कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा, काल्पनिक या फिर वास्तविक। तो देखिए, पहली बात ध्यान में रखिए, वास्तविक बनेगा उसको कहते हैं जो डायरेक्टली कट जाए, जो पीछे बढ़ाने पर या आगे बढ़ाने पर नहीं, डायरेक्ट कट जाए वास्तविक। और जो अगर बढ़ाने पर कटे, पीछे या आगे, जो हमें डॉटेड करके दिखाते हैं, वो हो जाएगा काल्पनिक। वास्तविक जो हमेशा होता है वो उल्टा होता है, और काल्पनिक हमेशा होता है सीधा होता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए? तो अब देखिए, पहला केस जो ले रहे हैं कि ये वस्तु अनंत पर है, ये केस कब के लिए है? जब वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर है। जब अनंत पर होता है तो इसकी इमेज बनती है कहाँ पर? फोकस पर। अब फोकस पर बनती है तो ये डायरेक्ट कटी है। जब डायरेक्ट कटी है तो ये बनेगा रियल। रियल मतलब वास्तविक, और हमेशा कैसा होता है? वास्तविक इन्वर्टेड होता है। और यहाँ पर बना है छोटा, तो इसको बोलेंगे डिमिनिश्ड, यानी कि बहुत बहुत छोटा बना है। दूसरा केस हम लोग लेते हैं कि इधर अनंत और 2f के बीच में, यानी कहाँ पर हम ले रहे हैं? अनंत और 2f के बीच में। तो देखते हैं कि अनंत और 2f के बीच में तो बनता कहाँ है? f और 2f के बीच में, और जो कि हमारा ये वस्तु से छोटा होता है। वस्तु अगर इतना बड़ा है तो इतना छोटा बना। तो सबसे पहली बात, कहाँ बना? f और 2f के बीच में। दूसरी बात, अपने आप से कटा तो रियल, और रियल हमेशा होता है उल्टा, इन्वर्टेड होता है, और ये कैसा बना? छोटा बना। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला बार लिखेंगे 2f पर। जब वस्तु को हम लोग 2f पर रखते हैं तो इसका इमेज भी कहाँ बनता है? 2f पर। इसी प्रकार से जब हम 2f और f के बीच में रखेंगे तो इमेज बनेगा 2f और इन्फिनिटी के बीच में। यानी जैसे हम इधर से इधर भगा रहे हैं, वैसे प्रतिबिंब भी इधर से इधर भाग रहा है। ठीक है, अगर f पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा? इनफाइनाइट। और जब अगर f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा इसके पीछे बनता है। ठीक है, अब हम लोग इसका एक टेक्निकली हम समझ सकते हैं। देखिए, ये अगर आप लेंस मानो और इसको मान लो f और इसको मान लो 2f, तो इधर भी मानेंगे f और इधर मानते हैं 2f। एक और इधर से मान लेते हैं कि इनफाइनाइट, और इधर मानते हैं इनफाइनाइट। अब थोड़ी सी बात समझना, अगर इनफाइनाइट पर है तो बनेगा कहाँ? फोकस पर।
इसके बीच में आ जाएगा तो कहाँ बनेगा, इसके आगे। अगर हम 2a पर आते हैं तो कहाँ बनेगा, 2a पर। अगर यहाँ पर आ जाएंगे तो कहाँ बनेगा, इसके ऊपर। अगर a पर आ जाएंगे तो कहाँ बनेगा, इन्फानाइट पर। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर आ जाएं तो इधर ही बनेगा, क्योंकि आगे तक जाने का रास्ता है नहीं, तो हम जब आगे बढ़ेंगे तो फिर से कहाँ बन जाएगा, पीछे। ये अगर टेक्निक समझ में आई तो इसको अच्छे से अडॉप्ट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर, उत्तल लेंस हो गया मुख्य अक्ष पर, उसके फोकस तथा प्रकाश केंद्र, ये हो गया फोकस तथा इसके प्रकाश केंद्र के बीच बीच रखे बीम के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो ये आपका बनेगा कहाँ, पीछे। तो हम बोलेंगे किधर बना, पीछे, मतलब कि दर्पण के सामने ही, सॉरी, लेंस के सामने ही बना। जब लेंस के सामने बना तो बताइए ये वस्तु की तरफ बन रहा है कि वस्तु के विपरीत बन रहा है, तो इसका आंसर आएगा बिंब की ओर। कहाँ बन रही है, बिंब की ओर। कैसे, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर, ये हो गया मुख्य अक्ष पर, उसके फोकस और प्रकाश केंद्र दोनों के बीच रखते हैं तो ये आभासी बनता है। आभासी हमेशा बनेगा बिंब के तरफ, वस्तु के तरफ, तो इसकी आंसर हो जाएगी बिंब की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण किसके कारण से होता है, बताइए। थर्मिट अभिक्रिया द्वारा होगा। सक्रियता श्रेणी में यानी कि एक्टिविटी सीरीज में जब देखा जाता है तो धातुओं का जो निष्कर्षण होता है किसके कारण से होता है, थर्मिट अभिक्रिया द्वारा, अपचयनित द्वारा, धातु के गलित क्लोराइड का विद्युत अपघटन द्वारा, सभी कथन सत्य है। देखिए इसके आंसर में मिलता है कि धातु के गलित क्लोराइड जो गलता है क्लोराइड के द्वारा, ये कैसे होता है, विद्युत अपघटन के द्वारा। निष्कर्षण कैसे होती है, इसको विद्युत के अपघटन के द्वारा इसको निष्कर्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण किस विधि द्वारा किया जाता है। सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो इसका आप आंसर खुद से दीजिए किस क्या होगा। देखिए सिल्वर और गोल्ड का जो है ना, हम लोग विद्युत अपघटन के द्वारा इसको करते हैं। किसको सिद्ध करते हैं, विद्युत अपघटन के द्वारा इसे हम लोग करते हैं। इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए कहता सोने और चांदी को उनके अयस्कों से निकालने के लिए कई प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें से कुछ क्रियाएं निम्नलिखित हैं। क्या है, पहला वैद्युत अपघटन। पहला क्या है, वैद्युत अपघटन, जो कि हमारे ऑप्शन में भी था। इस विधि में शुद्ध धातु की पट्टी को कैथोड और अशुद्ध धातु की पट्टी को एनोड के रूप में लिया जाता है। देखिए हमारे बैटरी जब बनाते हैं उसमें दो चीज़ होते हैं, एक कैथोड होता है और दूसरा एनोड होता है। तो यहाँ पर कह रहा है जो शुद्ध धातु की पट्टी होगा उसको कैथोड के रूप में लेंगे और अशुद्ध धातु की पट्टी होगा उसको एनोड के रूप में लेंगे। वैद्युत अपघटित धातु का कोई लवण लिया जाता है जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं और वैद्युत अपघटन सेल से धारा प्रवाहित की जाएगी। जो हम लोग वैद्युत अपघटक के जो सेल बनाए हैं कैथोड एनोड, उसमें धारा प्रवाहित करेंगे, इससे धातु कैथोड पर जमा हो जाती है और इससे जब हम लोग धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, जो धातु जो है वो किस पर जमा हो जाएगा, कैथोड पर। और इस तरह से हम लोग निष्कर्षण कर सकते हैं। किसको, चांदी को और फिर सोना को। दूसरा क्या है, अग्निपरक यानी आग के सहारे। इस तकनीक में मन के मतलब होता है बर्तन। मन के मतलब क्या होता है, बर्तन। देखिए अग्निपरक, एक फोन आ गया। अग्निपरक मतलब जब जला करके आग के अनुसार हम लोग देखते हैं किस प्रकार सोना और चांदी को अलग कर सकते हैं। कर इस तकनीक में मन के मतलब होता है बर्तन, घड़ा को पहले हम तौल लिया जाएगा और फिर उसमें 35% स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड के साथ उबालेंगे। ठीक है, यानी कि पहले मनके को तौल लेंगे और उसमें 35% स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड के साथ उसको क्या करेंगे, उबालेंगे। अब देखें कि वजन में कमी आ गई कि नहीं, और जब वजन में कमी होगा वही बताएगा कि चांदी की मात्रा इसमें कितना है।
ठीक है, इसमें क्या पता चलेगा, चांदी की मात्रा। तीसरा तकनीक है साइनाइड प्रक्रिया। क्या है, साइनाइड प्रक्रिया। कहता है जॉन स्टीवर्ट मैकआर्थर ने 1887 में सोना निकालने के लिए साइनाइड प्रक्रिया को विकसित की थी। साइनाइड को हम लोग सूत्र कहते हैं सी एन स्ट्रक्चर, इसको इस प्रकार से बनाई जाती है साइनाइड। कहता सोने और चांदी के निष्कर्षण में साइनाइड आयन से निक्षालन होता है, यानी कि साइनाइड आयन से भी हम लोग सोना और चांदी को निष्कर्षण कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र, यानी कि फास्फोरस, जैसे हाइड्रोजन गैस बोलेंगे तो H अकेले नहीं रहता है, H2 के साथ रहता है। इसी प्रकार से अगर ऑक्सीजन गैस बोलेंगे O2 के साथ रहता है। आपको मीथेन गैस बोलेंगे CH4 होता है। इस प्रकार से पूछ रहा है कि साधारण ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर फास्फोरस की केमिकल फार्मूला क्या होगी, तो इसकी आंसर हो जाता है P4। क्या होता है, P4। फास्फोरस कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड और फिर 5 बॉन्ड, लेकिन 3 बॉन्ड ज़्यादातर वो बनाता है, 5 बॉन्ड जल्दी नहीं बनाता है। P4 का स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे तो P4 इस प्रकार से स्ट्रक्चर इसकी बनाई जाती है। अभी बताइए कि यहाँ पर P जो दिख रहा होगा, ये P 2 बॉन्ड बनाया है, एक इधर और एक इधर 2। ये भी P अभी 2 ही बॉन्ड बनाया है, जबकि हमने कहा के रखा कि P कितने बॉन्ड बना सकता है, 3 से कम बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो एक दोनों को चाहिए था। तो अब देखिए इस P को, एक इधर 2, एक इधर 3, इसको भी देखिए 1 2 3 बना लिया। इसको हम कहेंगे इस प्रकार से है, यानी कि उठा हुआ है, इसको टेढ़ा कहेंगे कि ये दोनों जो बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड है, अगर सीधे हम ऐसे कर दे तो लगेगा ना कि ये दोनों कट गया, तो कटा हुआ नहीं है, सीधा ही है, लेकिन इस दोनों को टच नहीं किया है। जैसे एक बिजली की लाइन इधर से पास कीजिए, एक बिजली की लाइन इधर से पास कीजिए, तो इसको ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, कि ये ऊपर ऊपर पार हो गया और ये नीचे नीचे पार हो गया। तो इस प्रकार से हमको P4 का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा। कहता है किसी बीम यानी वस्तु उत्तल लेंस, किसी बीम यानी वस्तु तथा उत्तल लेंस द्वारा बने उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी लेंस की फोकस की दूरी लगभग 4 गुने से छोटी नहीं होती है, हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्योंकि हमें जो लेंस पढ़ना होता है ना, एकदम पतला सा लेंस पढ़ना होता है, तो इसलिए इसकी फोकस जो दूरी होती है ना, बहुत कम होती है। तो कहा जा रहा है कि जो वस्तु का जो दूरी लेंगे, वस्तु का जो ऊंचाई लेंगे, वो हमेशा फोकस की दूरी से 4 गुने से बड़ा लेंगे, छोटा नहीं ले सकते। कहता है इनमें से कौन सा एक सही है। आवर्धित अभिवर्धित का मतलब हुआ आवर्धन, आवर्धन का मतलब बड़ा करना, ठीक है। उत्तल लेंस में हमेशा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, ये कहना सही नहीं है। कैसे, समझिए। अगर हम लोग बात समझिए यहाँ से कि ये हम लेंस को मानते, ये अगर f मानते और ये 2f मानते और ये इनफाइनाइट मानते, तो इधर भी f होगा, ये भी 2f होगा, इधर भी इनफाइनाइट होगा। अब यहाँ से बात बताओ, आवर्धित मतलब हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ये गलत कहना। कैसे, अगर हम यहाँ पर रखें तो इसकी प्रतिबिंब बनती है यहाँ पर, जो कि छोटा बनती है, तो आवर्धित तो नहीं बना। दूसरी बात, यहाँ पर जब रखते हैं तो जितना बड़ा है उतना ही बड़ा यहाँ पर बनता है, तो आवर्धित तो नहीं बना। हाँ, लेकिन अगर यहाँ के बीच में रखें तो यहाँ पर आवर्धित बनेगा, यहाँ पर रखें तो इसकी प्रतिबिंब इन्फिनिट पे आवर्धित बनेगा, बड़ा बनेगा, इसलिए ये ऑप्शन हमारी गलत हो गई। कह दी कि उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब जो होता है ना, आवर्धित होता है। हाँ, ये ऑप्शन सही है। कैसे, समझिए। उत्तल लेंस में जब हम लोग यहाँ पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इमेज इसको इधर बनता है, वो भी काल्पनिक बनता है और बड़ा बनता है। तो उत्तल लेंस में जो आभासी प्रतिबिंब जो बना, वो हमेशा कैसा बनता है, बड़ा बनता है, आवर्धित बनता है, ये सही है। अवतल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ये गलत है। अवतल लेंस में कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, हमेशा आभासी बनता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी। इसके हो सकते हैं कि इसकी आंसर जो दी गई वो गलत है, आंसर इसकी कौन हो जाएगी, बी। उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब हमेशा बड़ा होता है। कहता है केचुआ में वृक्क कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, केचुआ में जो वृक्क है यानी कि किडनी है, वो कहाँ पाई जाती है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं दोनों पर, अस्पेटा पर भी और त्वचा दोनों पर इसमें पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी। केचुआ वृक्क कहाँ पाए जाते हैं, ए और बी पर। कहता है मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। देखिए, मनुष्य में 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, ठीक है, तीन जोड़ी, ठीक है। और 3 जोड़ी, तीनों मुंह में अगर हम देखते हैं पाई जाती है। एक होता है पैरोटिड,
एक होता है पैरोटिड। जो सांप में जो विष की थैली होती है ना, वो पैरोटिड ग्रंथि में ही होती है। दूसरा होता है सबमंडिबुलर, सबमंडिबुलर, सबमंडिबुलर। और एक होता है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल। तो ये 3 प्रकार की उसके में लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, 3 जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है। सांप जो विष जो होता है, विष की थैली सांपों में वो पैरोटिड में ही होता है, ध्यान रखेंगे। इसमें आंसर गलत दिया है। आंसर कितने होंगे? 3। देखिए, इंसान के मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, पैरोटिड ग्रंथियाँ, सबमंडिबुलर ग्रंथियाँ, सबलिंगुअल ग्रंथियाँ। इसके अलावा मुंह में सैकड़ों छोटी लार ग्रंथियाँ भी होती हैं। लार ग्रंथियाँ से निकलने वाली लार के कई फायदे होते हैं, जैसे कि जो भी आप खराब कोई चीज़ खाना खा लेते हैं तो मुंह में लाइसोजाइम होता है, वो क्या करता है, मुंह में जितने भी कीटाणु था उस सबको ख़त्म कर देता है। दूसरी बात, लार जो है मुंह को नम रखती है, यानी कि गीला टाइप का रखती है। देखिए, हमारे स्किन 2 प्रकार के, त्वचा जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बाहरी त्वचा, एक होता है आंतरिक त्वचा। बाहरी त्वचा पानी को अब नहीं रख सकता, पानी को सह नहीं सकता है, लेकिन आंतरिक त्वचा पानी को एकदम सह सकता है और बिना पानी के उसमें सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। जैसे आंतरिक त्वचा, मुंह के अंदर को देखो, मुंह के अंदर अगर पानी की मात्रा घट जाती है तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा प्यास लग गई, ठीक है, अब हमको पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन बाहर में देखिए, कपड़ा जब हम लोग साफ़ करते हैं तो अपने फिंगर को देखे होंगे, तो फिंगर वाला जो पार्ट है यहाँ पर इस प्रकार के लाइनिंग बन जाते हैं। तो क्योंकि बाहर का त्वचा पानी को जल्दी रख नहीं पाता है। तो त्वचा 2 प्रकार की, आंतरिक और बाहरी। बाहर वाला में नमी की ज़रूरत नहीं होती है, हम कह सकते हैं कि लार जो है वो मुँह को क्या रखती है, नम रखती है। भोजन को नम करके निगलने में मदद करती है। कौन? ये मतलब टाइलिन और डाई स्टेज जो होती है ना, टाइलिन और डाई स्टेज, ये भोजन को एकदम चिपचिपा बना देता है, जिसको हम लोग बोलस भी कहते हैं। और एक तरह से कह सकते हैं कि जब नम बना देगा तो निगलने में हमको आसान होगी। भोजन में मौजूद मंड को आंशिक रूप से पचा देते हैं। कौन? टाइलिन और डाई स्टेज। मुंह और दांतों को साफ रखते हैं। कौन? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है? मुंह और दांतों को साफ रखता है। ये जब तक हम लोग जागे रहते हैं तब तक लाइसोजाइम निकलते रहता है, लेकिन जो बच्चा रहता है उसके हमेशा उसके मुंह से लाइसोजाइम निकलते रहता है, जिसका अगर बच्चे को कहते हैं लार टपक रहा है तो समझ लो कि वो बच्चे के लिए अच्छी बात है, क्योंकि उसके दांत या उसको मुँह कभी भी स्मेल नहीं करेगा। जैसे जानवर को देखो, कभी मुँह नहीं धोता फिर भी उसका क्यों दांत चमकते रहता है। इसका कारण बस एक ही है, क्योंकि उसमें लाइसोजाइम निकलते रहता है और दांत हमेशा, मुंह हमेशा साफ होते रहता है। कहता है लार में मौजूद लाइसोजाइम जो बैक्टीरिया को ख़त्म करने में क्या करती है? मदद करती है। ये बात ध्यान में रखिएगा। देखिए, कहाँ कहाँ तीनों होता है समझिए। ये जो ऊपर वाला ये जो दिख रहा है ना, ये वाला ग्लैंड है, यही आपका है पैरोटिड ग्लैंड। और ये जो आपका नीचे वाला जो ग्लैंड दिख रही है, ये सबमैंडिबुलर है। और ये जो आपको ग्लैंड दिख रही है, ये आपका सबलिंगुअल। 3 को ग्रंथियाँ हम लोग को दिखा। ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी ग्रंथियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर 3 की बात कही गई है। तो एक है पैरोटिड ऊपर में, इस साइड में देखेंगे नीचे में सबमैंडिबुलर, और इधर हो गया सबलिंगुअल। अब इसी को देखिए, यहाँ पर आपको 3 को दिखाया गया डायरेक्टली करके, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। ये सब क्या है? सलाइवरी ग्लैंड है। अब क्वेश्चन है, लोहे में जंग किन किन वस्तुओं की उपस्थिति में लगता है? जानते हैं हम लोग कि लोहा में जंग तभी लगेगा जब वहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, वायु की उपस्थिति हो, और साथ साथ जल हो, और साथ साथ वहाँ पर धूप भी होनी चाहिए। अगर धूप न भी है लेकिन ये दोनों की अगर उपस्थिति है तब भी उसमें क्या होगा? लोहे में जंग लग जाएगी। शुष्क वायु में नहीं, नम वायु में लगती है, जिसमें जल की मात्रा वायु में होती है। अब गर्मी के दिन में जंग लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन अगर वही देखेंगे कि ओस पड़ जाए, उसके बाद हवा से चलने लगे, तो जंग लगना निश्चित है। कहता है लोहे में जंग किस कारण से लगा? वायु और जल के कारण से। देखिए, लोहे में जल लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति होनी जरूरी होती है। लोहे में जंग लगने के लिए लोहे का पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आना जरूरी है। लोहे का पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आना जरूरी होता है। हवा या ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में लोहे में जंग नहीं लगता। जिन क्षेत्रों में आर्द्रता ज़्यादा होती है वहाँ जंग लगने की प्रक्रिया तेज हो जाती है, और तटीय क्षेत्रों में लोहे की जंग लगने की प्रक्रिया काफ़ी तेज होती है, क्योंकि वहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा होती है। आर्द्रता मतलब नमी ज़्यादा होती है। लोहे में जंग लगने से कुछ जुड़ी और भी बातें जान लीजिए। लोहे में जंग लगने से लोहे की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन की उसमें हानि हो जाती है।
ठीक है। जंग लगने की प्रक्रिया में कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। जंग लगने की प्रक्रिया दहन की तुलना में बहुत धीमी होती है। जितना जल्दी जलेगा उतना जल्दी जंग नहीं लगता है। जंग लगने पर लोहे के वजन बढ़ जाता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का भी वजन जुट जाता है। लेकिन जंग की परत हटाने पर लोहे का वजन क्या हो जाती है, घट जाती है। जब तक लोहा में वजन है तब तक तौल दीजिए, आपका वजन बढ़ जाएगा। लोहे के जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। इसे यसद लेपन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, यसद लेपन, या इसको गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं, जो हम लोग जिंक के परत चढ़ा देते हैं। जैसे पुल जब देखते होंगे बनते हुए ब्रिज, तो उसमें लोहा जो रहता है ना, उसको पट्टी को चमकते रहता है चांदी के जैसा, वो क्या रहता है, गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, यानी कि यसद लेपन उस पर कर दिए जाते हैं। कहता है कि लोहे के संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी होता है। तो अभी हमने जस्ट उसके आंसर देखा, यसद लेपन द्वारा। क्या होता है, यसद लेपन द्वारा अगर ये लेप चढ़ा देते हैं तो सालों साल, क्या बहुत साल तक इसमें जंग भी नहीं लगता है। आगे इसमें देखिए, कहते हैं लोहे की जंग लगने से बचाने के लिए उसकी सतह पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को यसद लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। जिंक की परत चढ़ाने से लोहे पर एक सुरक्षात्मक परत बनती है जो लोहे और हवा के बीच एक झिल्ली का काम करती है। यह परत लोहे के ऑक्साइड को स्टील की परत पर बनने से रोकती है। ये लोहे के ऑक्साइड को जो है ना स्टील की परत पर बनने से रोकती है। अब लोहा है ना आयरन, इसमें अगर हम लोग कार्बन मिलाते हैं ना तो यही क्या बन जाती है, स्टील बन जाती है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाने के फायदे बहुत होते हैं। क्या होते हैं समझिए। यह लोहे और इस्पात की संरचना को लंबे समय तक सुरक्षित रख देती है, इसलिए पुल जल्दी गिरती नहीं है। लेकिन बिहार में तो पुल के गिरने का तो रिकॉर्ड ही बना लिया है। यह एक लागत प्रभावी और विश्वसनीय तरीका है। यह विभिन्न पर्यावरणों में लोहे और इस्पात की दीर्घायु सुनिश्चित करता है, दीर्घायु जो बहुत सालों तक वो टिक सके। जिंक की परत क्षतिग्रस्त हो जाने पर भी नीचे के लोहे या इस्पात की सुरक्षा होती रहती है। लोहे के जंग से बचाने के लिए पेंट करना और ग्रीस लगाना भी फायदेमंद होता है। जब गैल्वेनाइजेशन नहीं हो सके तो ये सभी काम करके हम अपने लोहे को बचा सकते हैं। कहता है नाइट्रोजन अणु जो होता है वो N2 के रूप में होता है। इसमें कितने 7 संयोजक बंधन होते हैं। तो N2 जब बनाते हैं ना तो इसमें 3 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड ये तीनों बनते हैं ना, जिसमें एक होता है सिग्मा और ऊपर वाला भी पाई और नीचे वाला भी पाई। ये जितने ही बनते हैं 7 संयोजक से बनते हैं। जब 7 संयोजक से बने हैं तो कितने बॉन्ड बने हैं, 3 बॉन्ड इसमें बने हैं। नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड बने हैं, 3 बॉन्ड। कहता है कौन से धातु को क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं हम लोग। क्विक सिल्वर जो चमकते हुए नजर आएगा। तो चमकता है, चांदी तो पूरा प्योर चांदी है तो होगा नहीं, सोना भी तो सोना ही है, इससे ज़्यादा ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पारा। पारा इसको कहते हैं क्विक सिल्वर। पारा को क्या बोलते हैं, क्विक सिल्वर हम लोग बोलते हैं। पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। पारा एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Hg है। इसका लैटिन नाम हाइड्रागीरम होता है। परमाणु संख्या इसकी 80 है। पारे को इसकी तेज आणविक गति और गतिशीलता के कारण क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। पारे के बारे में कुछ जानिए। पारा का लैटिन नाम हाइड्राजाइरम होता है, हाइड्रागीरम कहते हैं। यह ग्रीक शब्दों के हाइड्रोर यानी पानी, हाइड्रोर मतलब पानी, और अग्रिग्रोस यानी चांदी से लिया गया है। पारा एक भारी चिकना डी ब्लॉक तत्व है। डी ब्लॉक मतलब होता है कि इस प्रकार से अगर पीरियोडिक टेबल हमने बना के रखा है तो ये वाले में जब देखोगे ये कहलाता है एस ब्लॉक, ये कहलाता है पी ब्लॉक और ये कहलाता है डी ब्लॉक, और नीचे फालतू में तो एफ ब्लॉक। ठीक है, तो फालतू ने लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड है नीचे में। कहता है पारा एक भारी है, चिकना है और डी ब्लॉक तत्व है जो समान दाब और ताप पर भी क्या होता है, तरल होता है। ये धातु जो है ना, अधिकतर धातु आपको देखने को मिलेगा सॉलिड में यानी ठोस में, लेकिन जो पारा धातु होता है वो क्या होता है, तरल होता है। पारा का इस्तेमाल जो है ना दंत चिकित्सा में किया जाता है। इसका इस्तेमाल फ्लोरेसेंट प्रकाश, मैनोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, फ्लोट वाल्व, ठीक है, और मरकरी स्विच में भी इसको क्या कहता है, इस्तेमाल किया जाता है। जो हम लोग देखते हैं ना ब्लड प्रेशर मापने के लिए, थर्मोमीटर के लिए, उस सब में यही रहता है, तापमान को मेजरमेंट करने के लिए। पारा आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का आखिरी तत्व है। पारा को रसराज, रसनाथ, महारस, रस, महातेजभू, रसेले, रसोत्तम, शुतराड, चप्पर, चैत, शिवबीज, शिव, अमृत, रसेन, ये सब के नाम से भी उसको हम लोग जानते हैं। खैर हटाइए।
मनुष्य के कितने प्रकार के दांत होते हैं? देखिए मनुष्य में 4 प्रकार की दांत होती है। एक अगर हम लोग बाहर में देखते हैं 4 गो होता है ऐसे, ये 4 गो हो गया बाहर में। इसके बगल में देखेंगे तो एक वैसे लंबा दांत मिलेगा कनाइन, इसको बोलते हैं इंसीजर 4। और एक होता है कनाइन। कनाइन के बाद हमें 2 गो दिखेगा प्री मोलर। क्या दिखेगा? प्री मोलर। तो इधर भी हमें 2 गो दिखेगा प्री मोलर। फिर बाद में हमें 3 गो दिखेंगे जो कि आपको मोलर हो गए। क्या होंगे? मोलर होंगे 3 गो बाद में। ओवरऑल दिखेंगे 32। ये 4 मिला, ये वाला मिला 2, ये मिला 2 और इधर मिला 6। तो 6 और 4 10, 10 2 12, 12। फिर से देखिए, हाँ ऊपर में इधर हो गया 4 और इधर 2, 4 और 2 6, 6 इधर 4 हो गया ना, क्योंकि 2 इधर से और 2 इधर से। तो 4 6 4 10 और 2 12, 12 4 16, 16 ऊपर 16 नीचे। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं रदनक, इसको बोलते हैं कृंतक, और इसको बोलते हैं अग्रचवर्णक, और इसको बोलते हैं चवर्णक हिंदी में। यानी इंसाइजर, कनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार की दांत हो जाती है। तो आंसर हो जाएगी इसकी डी। देख लेते हैं कौन कौन है। देखिए ऊपर आगे जो आपको दिख रहा होगा इंसाइजर, ये आपको जो दिख रहा होगा ना 4 गो, किधर है? ये वाला 4 ले ली, सॉरी यहाँ से 1 2 3 4, ये 4 जो दिख रहा है इंसाइजर, ये आपका इधर और ये आपका इधर, ये आपको क्या दिखेगा? कनाइंस। यानी कहीं पे मिलेगा, कहीं ने लिखा है इसने, देखिए यहाँ पर लिखा है ऊपर में, ये क्या लिखा है? कनाइंस। इसके बाद आपको मिलेगा प्रीमोलर, जो आपको 2 गो दांत देखने को मिलेगा प्रीमोलर, और 3 दांत दिखेगा मोलर। मोलर में भी जो लास्ट वाला ना, इसको बोलते हैं विजडम टीथ। ये जल्दी नहीं आते, 24 साल के लगभग में लोगों को आते हैं विजडम टीथ, यानी कि अकल का दांत। कहते हैं मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? देखिए वहाँ पर बताया टाइलिन और डाइएस्टेज और लाइसोजाइम पाया जाता है। क्या पता है? पहली बात टाइलिन पाया जाता है मनुष्य के लार में, टाइलिन और डाइएस्टेज, और एक होता है लाइसोजाइम, जो कीड़े मकोड़ों को जो जर्म्स होता है उसको मार देता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है मनुष्य के लार में कौन से एंजाइम पाया जाता है? तो आंसर ये पहले क्या हो जाएगा? टाइलिन। ये कि ट्रिप्सिन और लाइपेज। एक होता है आपका अग्नाशय, अग्नाशय में 3 गो पाए जाते हैं, LAT लाइपेज, क्या पाया जाता है? लाइपेज, एमाइलेज, ये अग्नाशय में पाए जाते हैं, और ट्रिप्सिन, ये जो पाए जाते हैं ना अग्नाशय में है। अगर ये सब से नहीं पचेगा तो ये तीनों से पच जाएगा, तो गारंटी है। ठीक है, यही सब कहाँ पर था? ये अग्नाशय में, अमाशय नहीं कर रहा हूँ, अग्नाशय, पैंक्रियाज। अमाशय को बोलते हैं हम लोग स्टोमैक, लेकिन यहाँ पर है अग्नाशय, पैंक्रियाज। तो आंसर क्या होगा? टाइलिन। इंसान की लार में एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है, इसे टाइलिन या पत्याइलिन भी कहा जाता है। यह एंजाइम स्टार्च को मल्टोज और डेक्स्ट्रिन जैसी सरल शर्करा में तोड़ने में काम आता है। लार में मौजूद एंजाइम एमाइलेज भोजन का पाचन मुंह में शुरू करता है, और लार के कुछ और काम भी होते हैं। भोजन को नम करना, भोजन की गांठ बनाना जो बोलस कहलाता है, भोजन की गांठ को मुंह में आसानी से अन्न प्रणाली में जाने में मदद करना, यानी जो होता है ना ये ओसोफेगस, इस पर जाने में मदद करना। लार ग्रंथियाँ वसा पाचन शुरू करने के लिए लार लाइपेज में स्रावित करती है। लार लाइपेज वसा पाचन का एक शक्तिशाली रूप है। नवजात शिशुओं में वसा के पाचन में लार लाइपेज की अहम भूमिका होती है। ये हम बताए थे कि बच्चों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्वेश्चन कह रहा है आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, ये देखिए कि यह है आपतित किरण और यह अभिलंब, इसके बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो सब लोग जानते हैं, जो क्या बोलते हैं? आपतन कोण। तो इसको क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। देखिए यहाँ से समझिए, कहता है प्रकाश के परावर्तन का नियम देख लीजिए। यह है आपतित किरण, यह है परावर्तित किरण, यह है विलंब। इसके बीच के कोण को आपतन कोण और जाता है उसको परावर्तन कोण। कोई दिक्कत? ध्यान में रखिए। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा? देखिए फोकस दूरी कम हुआ मतलब लेंस हो गया मोटा, और लेंस मोटा हो गया तो ये किसको दिखा देगा? नज़दीक वाला चीज़ को दिखा देगा। नज़दीक वाला चीज़ को दिखाएगा लेकिन दूर की चीज़ को नहीं दिखाएगा, तो इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। यानी निकट की चीज़ तो आप सब दिखा जाए लेकिन दूर की दृष्टि जल्दी दिखाई ना दे, इसको क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष।
देखिए, कहता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से निकट दृष्टि दोष होता है। इसे चिकित्सा भाषा में मायोपिया भी कहते हैं। इस दोष में दूर की चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, लेकिन पास की चीज़ें देखने में कोई दिक्कत नहीं होती। निकट दृष्टि दोष के बारे में जानिए। निकट दृष्टि दोष में नेत्र के दूर बिंदु अनंत से कम दूरी पर हो जाती है। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस की जरूरत पड़ता है। मायोपिया तब होता है जब आँख की पुतली बहुत लंबी हो जाती है और कॉर्निया की वक्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बच्चों में यह समस्या तेजी से बढ़ती है। जिन बच्चों के मायोपिया है 18 साल की उम्र तक उनका दृष्टि स्थिर हो जाता है, यानी अब वो न इधर देख सकता है न उधर देख सकता है। भारत में 20 से 30% जनसंख्या मायोपिया से क्या है, पीड़ित है। चीनी के रासायनिक सूत्र क्या है, देखिए देखिए ये आपका कहलाता है ग्लूकोज का है, ये आपका ग्लूकोज का भी है और फ्रुक्टोज का भी है। दूग होता है, फ्रुक्टोज होता है, दूग होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। चीनी का जो रासायनिक सूत्र है ये आपका है C12H22O11। ये आपका है एसिटिक एसिड का और ये आपका है एसिटिल अल्डिहाइड का। ठीक है, रासायनिक सूत्र क्या होगा, C12H22O11। सोडियम कार्बोनेट का क्या फुल फॉर्म हो, आणविक सूत्र होता है। तो सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, ये किसी का नहीं होता है, ये हो गया सोडियम क्लोराइड का हो गया। सोडियम बाइकार्बोनेट, H लग गया ना तो बाइकार्बोनेट, और ये है सोडियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ए। कहता है प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। देखिए जो बहुत दूर से दिख जाता है, जैसे टावर पर देखिएगा ऊपर में जिस कौन सा कलर है तो कलर आपको दिखेगा लाल, तो सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्घ्य होता है वो किसका होता है, लाल का होता है। तो आज का सभा यहीं तक था, 20 क्वेश्चन का हम लोग लाए थे और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, सीखने को मिली होगी। अगर अच्छा लगता है जरूर प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लोगों के पास ज़रूर भेजने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू। अच्छे से रहिए, वायरस से बचिए। जो न्यू वायरस आता है फिर भी आप घर में बैठ करके आराम से पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। थैंक यू।